नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं आज दिन भर और कल रात तक की खबरों से। स्वागत करता हूं 2 मार्च 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आप सभी का स्वागत है। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ घटित हुआ है आज और कल की इस दुनिया में। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ साथ भारत में घट रही तमाम खबरों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए और जानने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में आपसे क्या क्या उनसे संबंधित चीजें पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली खबर जो आपके लिए बन रही है वो है कि क्या कोई देश किसी और देश के लिए अपने यहां के पानी से गुजरने वाले वाहनों का रास्ता रोक सकता है। कारण इसलिए क्योंकि हाल ही में टर्की से कहा गया है कि वो ब्लैक सी में जाने के लिए जो अपने यहां से बनी हुई बॉस्फोरस स्ट्रेट है और डार्डेनेल्स स्ट्रेट है उनको रोक दे। ऐसा आह्वान यूक्रेन ने किया है। बड़ा सवाल है, आज के सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो आपको आज समझनी है और वो ये है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूरोपियन यूनियन में लगातार जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं का एक वीडियो बहुत हद तक वायरल भी हुआ, हालांकि हमारी टीम उसे लगाना भूल गई है, मैं खुद भूल गया हूं, कोई नहीं, फिर भी सुनिए। तो मुद्दा यह है कि क्या कोई देश केवल एप्लीकेशन डाल करके ये यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है? आज के सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता तो हर कोई है, लेकिन बनना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आज इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाएगा। हमने खबरें तो आपको पढ़ाई हैं, आज एनालिसिस होगा। इसी प्रकार से तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है जो कि एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और खबर यह है कि आईपीसीसी, जिसकी खबर हमने 6 महीने पहले भी पढ़ाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जारी कर दिया है। आईपीसीसी, जिसे एनवायरनमेंट पर रिपोर्ट्स के लिए याद रखा जाता है, इसकी प्रकाशित खबरों को हाल 2007 में इसके द्वारा बताई गई अंदेशे के आधार पर ही इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह वही है आईपीसीसी जिसके आधार पर यूएनएफसीसी का गठन हुआ। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स में इस बार क्या है, क्या कुछ नया है, कौन से भारतीय शहर डूबने वाले हैं, आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत के अंदर पूरे टाइम की जो भी हमारी सुर्खियां चल रही हैं उनमें अशनीर ग्रोवर का नाम बहुत सुर्खी पर लिया जा रहा है। भारत पे के संस्थापक रहे अशनीर ग्रोवर, शार्क टैंक के अंदर प्रमुख जजों में से एक अशनीर ग्रोवर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा करेंगे कि क्या कोई कंपनी का मालिक पद से हटाया जा सकता है, क्या कोई देश में प्राइवेट कंपनियों के जो मालिक हैं उन्हें हटाने की तरीके हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, कितना महत्वपूर्ण है यह समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में अहोम किंगडम के लिए प्रमुख लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर राष्ट्रपति ने आसाम की यात्रा करी है। हम जानेंगे कि एनडीए में कैडेट्स को दिया जाने वाला लचित बोरफुकन जो पुरस्कार है उसके लिए क्या महत्व रखता है। 400वीं शताब्दी के अवसर पर भारत ने इसे कैसे सेलिब्रेट किया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आज के सेशन में आप सबसे डिस्कस की जाएगी। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण खबरें जिन्हें आपको जानना जरूरी है वो है राष्ट्र के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत की सादिया तारिक ने रूस में हाल ही में गोल्ड मेडल जीता। माधवी पुरी को बुचको सेबी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। इसी के साथ साथ दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर के द्वारा जीता गया। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जा रहा है जन औषधि सप्ताह, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। पूजा जत्यान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र बीना मध्य प्रदेश में चालू किया गया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी होगी। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा।
सेशन को शुरू कर दीजिए। वही जोश और जुनून के साथ आपका आरएनए सुबह वाले टाइम से शाम वाले टाइम में चलकर आ गया है। टाइम जहां पर एएम लिखा था अब वहां पर पीएम हो गया है। ये कारण बहुत से स्पष्ट हैं। हमारे और आप में से बहुत से कर्मचारी, विद्यार्थी ऐसे मित्र हैं जो तमाम सेवाओं में कार्यरत हैं और उन्हें दिन भर की सूचनाएं पढ़ाई के उद्देश्य के हिसाब से जानना जरूरी है। उन्हीं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए एक नया प्रयोग आरएनए के साथ किया गया है। आप लोगों के द्वारा दिया गया मोटिवेशन कि सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका समय आरएनए का जो भी होगा हम उस पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। उसी हिम्मत से मैंने आरएनए का टाइम बिल्कुल 12 घंटे डिले के साथ में शुरू कर दिया है। आप लोगों के उत्साहवर्धन से, आप लोगों के द्वारा दिए गए मोटिवेशन से मैं अपने पूरे कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ में इस समय पर करने के लिए आप सभी के सामने दिन भर की ऊर्जा को समेटे हुए हाजिर हो चुका हूं। आप सबसे गुजारिश है कि सेशन को शेयर करने का कष्ट करें और जानकारियां प्राप्त करते रहें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है अंकित अवस्थी सर, जिस पर इस पूरे क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि अनअकैडमी पर इस समय यूपीएससी पर अंकित 10 रेफरल कोड यूज करने के बाद 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। आप उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसे अपने यहां पर कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास उपलब्ध संसाधनों ने उसे हमेशा पूर्ति का एहसास कराया हो। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी इंसान होने के नाते अपने लिए कुछ और की कामना करता होगा और फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति भी चैन की नींद सोता होगा। मुद्दा यह है कि आपने अपने लिए कौन सा रास्ता चुना है। हमेशा आपकी असंतुष्टि आपके विकास का कारक बन सकती है, लेकिन वही असंतुष्टि आपकी परेशानी का भी सबब बन सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किन मुद्दों पर असंतुष्ट रहना है और किन मुद्दों पर संतुष्टि का पालना करना है। चलिए तो इसी मुद्दे के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथी राज, युवराज, रितेश, सुधांशु, श्याम, फैक्ट, प्रीति, रितेश, शुभम, आरती, सत्यानंद, अभिलाषा, निफा, सूरज, गुंजन, विद्यानंद, श्याम, सौरभ, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों के इसी जोश को देख करके मेरा जोश भी बढ़ा जा रहा है। और चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। धमाकेदार तरीके से जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत से मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हैं वो जो मॉर्निंग सेशन के अंदर दिखाई पड़ते हैं वो इवनिंग में भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही आपका डिटर्मिनेशन और प्यार जो है वो आप लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण बनेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यूक्रेन संकट को बहुत डिटेल में कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों ने यूक्रेन की जितनी भी खबरें दुनिया भर से सुनी हो वो सारी खबरें आप सुबह और शाम में मेरे आने वाले वीडियो से आप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन बहुत बार मैं आपको बहुत से विषय बताता हूं, उनका एनालिसिस, क्योंकि वास्तविकता में आज के सेशन का नाम क्या है, जिस सेशन को आप लोग लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं, इतना प्यार दिया है, उसका नाम है रियल न्यूज एंड एनालिसिस। यानी कि न्यूज तो मैंने आपको बहुत सुनाई है, क्योंकि इन दिनों दौर न्यूज का ही चल रहा है। मैं यूक्रेन संकट पर आपको लगातार अपडेट देता जा रहा हूं। विषय है एनालिसिस का। एनालिसिस इस बात का कि टर्की से यूक्रेन ने कहा कि अपने यहां का रास्ता रोक दो। क्या कोई देश अपने यहां से जाने के लिए अपने रास्तों को बंद कर सकता है? विचार करिए कि कभी स्वेज कैनाल बंद कर दी जाए, विचार करिए कि कभी मलक्का जल संधि रोक दी जाए, विचार करिए कि कभी पनामा नहर, बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, डार्डेनल्स स्ट्रेट, इनको बंद कर दिया जाए। विचार करिए कि कभी इंग्लिश चैनल, डोवर्स स्ट्रेट, इनको अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया में भूकाल आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में इतना हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि दुनिया का अधिकांश व्यापार, चाहे फिर वो तेल का हो चाहे वो सामान का हो, साथियों होता है जलीय मार्ग के माध्यम से। और जलीय मार्ग के माध्यम से होने वाले इन्हीं मार्गों में से दो प्रमुख मार्ग, जिनमें से लगभग 48,000 पानी के जहाज एक साल में गुजरते हैं, उन पर कंट्रोल है तुर्की का। ये दोनों कहां हैं? किन की बातें हो रही हैं? बात हो रही है बॉस्फोरस स्ट्रेट की और डार्डेनल्स स्ट्रेट की। टर्की का कंट्रोल है। जी हां, एजियन सी से आप मरमरा सी में जाएंगे तो डार्डेनल्स स्ट्रेट में डुबकी लगाएंगे, और मरमरा सी से ब्लैक सी में जाएंगे तो बॉस्फोरस स्ट्रेट में डुबकी लगाएंगे। इन दोनों स्ट्रेट्स को लेकर के यूक्रेन ने तुर्की से कहा कि सुनिए,
रशिया वाले पानी के जहाज ला ला करके हमें धमका रहे हैं, पानी के जहाज से यूक्रेन के दक्षिण से टक्कर कर रहे हैं, गोले चला रहे हैं, हमारे उड़ीसा प्रांत पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। माननीय टर्की, आपसे निवेदन है कि एक बार के लिए आप अपने रास्ते बंद कर दीजिए। बड़ा सवाल बनता है कि क्या कोई देश ऐसा कर सकता है? क्या कोई देश अपने यहां से गुजरते हुए पानी के रास्तों को बंद कर सकता है? आज के सेशन में यही सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है। तो चलिए इन सभी बातों को आपको पहले मैप पर दिखाते हैं और फिर लेकर के आपको दुनिया की सैर कराते हैं। सेशन को शेयर करने में कतई कंजूसी मत करिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं न्यूज आपको बहुत सुनाता हूं, लेकिन एनालिसिस के लिए आपका आरएनए, आपके प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। आइए आज इस विषय का पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने यहां पर दो समुद्र दिखाए जा रहे हैं। पहले मैं आपके सामने कुछ स्पष्ट पिक्चर्स को दिखाने का प्रयास करूंगा, शायद आप इन्हें देख पाएं। पहले आप इस फिगर को देखिएगा साथियों। यहां पर आपको एक समुद्र दिख रहा है जिसका नाम है एजियन सी। साथियों, मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर, उससे यदि किसी को ब्लैक सी जाना हो तो उसे सबसे पहले एजियन सी के माध्यम से होते हुए डार्डेनलस स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। यह रहा डार्डेनलस स्ट्रेट। डार्डेनलस स्ट्रेट को क्रॉस करने के बाद में एक समुद्र दिखाई पड़ता है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा। शायद आपको याद हो, मैंने कुछ समय पहले आपको सी ऑफ मरमरा, टर्की के अंदर यहां पर बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम हो गया था, मैंने इसके लिए आप लोगों को पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। इस एल्गल ब्लूम वाले इस सी ऑफ मरमरा से अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो यहां पर फिर एक जल संधि है, यानी कि एक स्ट्रेट है, और इस स्ट्रेट का नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। इसका नाम है साथियों बोस्फोरस स्ट्रेट। विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाने वाले सवाल है साथियों। ये स्ट्रेट का मतलब वो जल जिसके दोनों तरफ जमीन हो, यानी वो जल जो दो जमीनों को जोड़ने का कार्य करता हो। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर है बोस्फोरस स्ट्रेट। अब सवाल यह है कि अगर किसी को ब्लैक सी में जाना है तो ब्लैक सी में भूमध्य सागर से जाने के लिए इसे यह रास्ता फॉलो करके जाना होगा और तब जाकर के ये ब्लैक सी में पहुंचेगा। आप पूछेंगे कि ब्लैक सी में कोई जाना क्यों चाहेगा? आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, तमाम प्रकार के मैप से यह क्लियर है कि आपने जो यूक्रेन का संकट देखा है, उस यूक्रेन के संकट में ब्लैक सी का बहुत महत्व है। कारण क्या है? क्योंकि ब्लैक सी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्रीमिया को पूरी तरह घेरा हुआ है। क्रीमिया के बगल में से ये स्ट्रेट ऑफ कर्च के माध्यम से समुद्र जो अजोव का है वहां तक पहुंचता है। साथियों, रशिया ये अपने जहाजों के माध्यम से यूक्रेन के इस किनारे पर अटैक करता है। उड़ीसा वाला क्षेत्र यहीं पर स्थित है और यहां पर अटैक करता है। ऐसी स्थिति में यदि यहां पर पानी के जहाज पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर ब्लैक सी पर अटैक, यूक्रेन पर अटैक कैसे होगा? आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज इस बात को लेकर हो जाएंगे कि सर एक बात बताइए, यहां पर आपको रशिया दिखाई पड़ रहा है, रशिया ब्लैक सी में अपना स्थान रखता है, तो जो ब्लैक सी में अपना स्थान रखता है तो उसे यूक्रेन जाने के लिए यहां से क्यों आना पड़ेगा? जेन्युइन सवाल है यार ये। मतलब ये ऐसा सवाल है जो हर बच्चे के जहन में होना चाहिए कि सर मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, आप गला फाड़ फाड़ के एक ही लाइन बोल रहे हो कि यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाने के लिए रशिया नीचे से होकर क्यों आएगा महाराज? पहले तो ये बताओ, मान लिया कि टर्की के माध्यम से होके आएगा, मेरा सवाल तो वही की वही है कि ये यहां से आएगा क्यों? यहां तो रशिया खुद बैठा है। बताता हूं साथियों, जितने भी बड़े देश हैं जो कि अपने आप को दुनिया की ताकत समझते हैं, ये अपने सारे जहाज एनी टाइम पानी में बिठाकर नहीं रखते। तो बोले क्या घर ले जाते हैं क्या? अरे मेरा कहने का मतलब है अपने पानी में बिठाकर नहीं रखते। तो बोले अपना पानी मतलब ये कि जो रशिया का जो क्षेत्र है ब्लैक सी में वहां तक नहीं रखते। तो बोले फिर दुनिया भर में घुमाए रखते हैं। दुनिया भर में घुमाए रखते हैं मतलब, अरे जैसे अभी भारत में मिलन एक्सरसाइज हो रही है, कोई जहाज यहां आ रखा होगा, कोई प्रशांत महासागर में घूम रहा होगा, कोई अटलांटिक महासागर में घूम रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनके तमाम सामान ले जाने वाले जहाज चल रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनके नेवी के जहाज रास्ते भर घूमते रहते हैं।
जिस देश के बगल में से निकलते हैं उसको बुला लेते हैं कि आइए थोड़ा युद्ध अभ्यास कर लिया जाए। युद्ध अभ्यास करने से सैनिकों का मनोरंजन रहता है और ये बढ़िया से यात्रा पर रहते हैं। फिर आप पूछेंगे तो फिर तो अच्छी बात है, यात्रा पर है तो फिर, हमने कहा यात्रा पर है तो फिर अगर युद्ध हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यात्रा पर गए जहाजों को बुलाया जाएगा। कैसे? कि आ जाओ भैया, चढ़ाई करनी है यूक्रेन पर, तो यूक्रेन पर चढ़ाई करनी है तो आएंगे तो यहीं होकर के। आप में से कुछ लोग कहेंगे आहो ऐसे क्यों करेंगे, यहां से नहीं आ सकते क्या? जमीन पर यह रशिया यहीं से उठा करके पानी का जहाज धम से उड़ा देखा है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। पानी का जहाज कभी भी जमीन पर चढ़ाया नहीं जाता है। पानी का जहाज बनता भी पानी में ही है और डूबता भी पानी में ही है। कहने का मतलब यह है कि यह कभी लैंड पर नहीं लाया जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में चल रहे रशिया के सभी जहाजों को जब यूक्रेन पर अटैक करने के लिए बुलाया जाएगा तो वो चल करके इसी रास्ते से आएंगे। फिर आपके दिमाग में अगला सवाल बनेगा, अच्छा तो मान लिया कि आपने ये कहा कि आह्वान आने पर इधर से आएंगे, पर सर रशिया इतना पावरफुल देश है, दुनिया में स्वतंत्रता है, क्या किसी पानी के ऊपर किसी देश का कब्जा होता है क्या? बड़ा सवाल है। क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि टर्की को कंट्रोल मिल जाए इस बात का? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हुआ भी है। मेरे प्यारे साथियों, बात है 1936 की द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की प्रमुख ताकतों ने स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स, वहां पर बैठ करके तुर्की को यानी तुर्की को ये, अब तो कही जाए तो टर्किया को यह ताकत दी थी कि वो अपने इस पानी पर नियंत्रण रख सकता है, यानी कि कोई भी सेना यहां से गुजरे उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही इसे ताकत दे दी गई जैसे स्वेज कैनाल पर इजिप्ट कर वसूलता है। बिल्कुल वैसे ही इसे ताकत दे दी गई कि डार्डेनल्स स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट से जब भी कोई जहाज निकलेगा तुम्हें बता कर जाएगा। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो बोले सर इसका मतलब तो इसको सब पता रहेगा कि ब्लैक सी में कौन है? मैंने कहा बिल्कुल। क्या ब्लैक सी वालों को बुरा नहीं लगा कि भाई हमारे पानी पर हम जाना चाहते हैं, ये रोकने वाला कौन होता है? मैंने कहा चलिए आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ब्लैक सी के अंदर कुल 6 देश हैं जिनके बॉर्डर खुलते हैं, जिनमें से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, इधर की तरफ दिखाई दे रहा है जॉर्जिया, नीचे की तरफ टर्की, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं आपको ये सारे के सारे देश यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यहां से यूक्रेन निकल के आ गया, यहां से रोमानिया निकल के आ गया, यहां से बुल्गारिया निकल करके आ गया। इस प्रकार से कुल 6 देश, 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल 6 देश हैं जिनका ब्लैक सी पर कंट्रोल है। आप पूछेंगे कि सी में तो 6 ही देश हैं, तो बोले सर इन लोगों को तो अपने नेवल वेसल रखने होंगे, फिर कोई टर्की जैसा देश उस पर कंट्रोल कैसे कर सकता है? मैंने कहा इसकी एक तरीका है। बोले तरीका क्या है? यदि आपको अपना लड़ाकू जहाज यहां ले जाना है तो आपको 8 दिन पहले तुर्की को बताना पड़ेगा। आज भी यह नियम फॉलो होता है। क्या? यदि 8 दिन पहले आपने नहीं बताया तो तुर्की आपके युद्धक विमान को रोक सकता है, उसे परमिशन देने से इनकार कर सकता है। फिर एक बड़ा सवाल बना, बोले सर एक बात बताओ, आप मान लीजिए कई बार कहते हैं कि यहां पर अमेरिका ने अपने जहाज भेज दिए, यहां पर फ्रांस ने अपने जहाज भेज दिए, यूके ने अपने जहाज भेज दिए, ये लोग अपने जहाज कैसे भेजते हैं? इन लोगों को अगर अपना जहाज भेजना होता है तो ये 16 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं, यानी कि इन्हें पानी तो दुनिया का सबका स्वतंत्र है, रास्तों पर नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में यदि यहां पर किसी को सामान भेजना हो तो मतलब जहाज लड़ाकू भेजना हो तो 16 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। फिर आप पूछेंगे केवल इन्फॉर्म ही तो करना है, रोक थोड़ी सकता है तुर्की? हमने कहा जी रोक भी सकता है। बोले कब? यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1936 के कारण यदि यह बात पता चले कि किसी देश पर आक्रमण हो गया है, अगर किसी देश पर आक्रमण हो गया है, युद्ध हो गया है, तो युद्ध की स्थिति के अंदर यह लड़ाकू जहाजों को रोक सकता है। फिर आप पूछेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में रशिया जैसे देश तुर्की से नाराज नहीं हो जाएंगे क्या कि हम युद्ध में जा रहे हैं, हमारा ही सामान नहीं ले जाने दे रहे हो? अब यह बात भी याद करिए, यहां नियम इस प्रकार से है कि यदि तुर्की ने रशिया का जहाज रोका तो यह गुनाह है, चाहे फिर वो युद्ध हो चाहे युद्ध ना हो। लेकिन याद रखिएगा
हर जहाज जब बनता है तो वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है। दुनिया का हर जहाज, आपको मालूम होना चाहिए, जब भारत के भी लड़ाकू जहाज बनते हैं, हम आपको कई बार सुनाते हैं कि ये वाइजैक पोर्ट से इसका उद्घाटन किया गया, हम आपको सुनाते हैं कोचीन बंदरगाह से इसका उद्घाटन किया गया, हम आपको बताते हैं कि ये इस शिपयार्ड से, गोवा शिपयार्ड से इसका निर्माण हुआ है। आपको याद होना चाहिए, यानी कि जिस जगह से जहाज बनकर निकलता है उस जगह का उसका रजिस्ट्रेशन होता है कि ये इस शिपयार्ड से बनकर निकला है। तो जो जहाज जहां से बनकर रजिस्टर हुआ या जहां से बनकर रिलीज हुआ या जिसके नाम लिख दिया गया, वो जहाज तो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकता है। लेकिन उसके अलावा मान लीजिए कि रशिया ने अपने इस वाले क्षेत्र में 15 जहाज रजिस्टर करा रखे हैं, लेकिन युद्ध बढ़ गया और युद्ध बढ़ने पर उसने अपने 100 जहाज और बुला लिए, तो तुर्की चाहे तो उस पर रोक लगा सकता है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, यह केवल युद्ध के स्थिति में होता है या फिर किसी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भी होता है? याद रखिएगा, केवल मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है या मॉन्ट्रेक्स डिक्लेरेशन है जिसके माध्यम से तुर्की को यह पावर दी गई है, वो केवल और केवल युद्ध के समय पर एक्टिवेट होता है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, यूक्रेन के विषय को क्या माना गया है? यूक्रेन के विषय को तुर्की ने अभी तक युद्ध नहीं माना है, युद्ध नहीं माना है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हैं जेलेंस्की, ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इन्होंने तो तुर्की का धन्यवाद दे दिया था कि सर थैंक यू आपने हमसे ये कहा है कि आप पानी के ऊपर रोक लगा देंगे। लेकिन तुर्की ने स्पष्ट किया कि सुनो भैया, हमें युद्ध की कहीं से न्यूज नहीं मिली है, ये केवल और केवल एक मतलब एक्शन हो रहा है, मिलिट्री एक्शन है, हम इसे युद्ध नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में मॉन्ट्रेक्स डिक्लेरेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिर आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ऐसे तो पूरी तरह से इन 6 देशों का माई बाप तुर्की बन के बैठा रहेगा? नहीं, इसमें एक क्लॉज जोड़ के रखा हुआ है, और वो क्या है? क्लॉज ये है कि यदि किसी को अपना गुप्त वाहन ले जाना हो, बोले ये क्या होता है? अरे भैया, किसी को अपनी सबमरीन ले जानी हो तो सबमरीन पानी के नीचे से निकलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर पानी के नीचे से सबमरीन जा रही है, तो तुर्की से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर डार्डेनल्स स्ट्रेट से और बॉस्फोरस स्ट्रेट से यदि किसी को सबमरीन निकाल कर ले जानी है तो उसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये तीनों चीजें मिलकर के इस वाले तुर्की के हिस्से को, पूर्वी तुर्की के हिस्से को पश्चिमी तुर्की से जोड़ते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है पश्चिमी तुर्की का, ये यूरोप कहलाता है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो एशिया कहलाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया के 2 हिस्से हैं, एक पूर्वी रशिया और एक पश्चिमी रशिया, वैसे ही तुर्की के भी 2 हिस्से हैं, एक यूरोप में, यानी कि एक तरह से साथियों एक यूरोपियन रशिया, एक यूरोपियन तुर्किया, और एक क्या बोलते हैं एशियन टर्किया। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। एक अतिरिक्त जानकारी आखिरी और जान लीजिए, उसके बाद सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। बात यह भी है कि साथियों इन 6 देशों में से तुर्की, साथ में यहां का देश बुल्गारिया और साथ में यहां का देश रोमानिया, ये 3 देश नाटो मेंबर भी हैं। नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 30 देश आते हैं, उनमें से ये तीनों की तीनों उस नाटो के सदस्य भी हैं। यानी कि एक प्रकार से ये समझिए कि इन तीनों पर हुआ कोई भी हमला 30 देशों पर हमला माना जाएगा, इसलिए ये तीनों की तीनों एक साथ चलकर रहते हैं। फिर आखिरी पॉइंट ये भी जान लीजिए कि टर्की इस युद्ध में किसके साथ जुड़ा हुआ है? यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है कि रशिया के साथ जुड़ा हुआ है? हालांकि यह बात स्पष्ट है कि टर्की को नाटो के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी है। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी अटैक यूक्रेन पर, या माफी चाहते हैं बुल्गारिया या रोमानिया जैसे देश पर होता है, तो इसे ना चाहते हुए भी रशिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से मसलों के ऊपर टर्की रशिया पर डिपेंडेंट है। विशेष रूप से रशिया के द्वारा यहां पर बहुत सारे रशियंस जो हैं वो व्यापार के अंदर आते हैं, टूरिज्म के अंदर आते हैं। विशेष रूप से जो सी ऑफ मरमरा है, यहां पर बहुत बढ़िया सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने हुए हैं। इस्तांबुल रशियंस के द्वारा घूमी जाने वाली वैसी ही जगह है जैसे इंडिया के गोवा में रशियंस बहुत आते हैं, वैसे ही टर्की के अंदर मरमरा सी के ऊपर बहुत सारे रशियंस धूप सेकने के लिए चले आते हैं। यह मानिएगा कि टर्की में जब फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगता है तो उस समय पर रशिया का टूरिज्म ही है जो इसे
उसे अपनी आर्थिक स्थितियों के बिगड़ने से बचाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को टर्की का जो महत्व है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई हो तो इसे अपने साथियों से शेयर करना बिल्कुल भी ना रोकें। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारियों को मैंने आपको लिखित में दे दिया है। सेशन समाप्त होने के बाद में आपको ये सारी जानकारियां मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर क्लास के पूरे होते ही आज ही मिल जाएंगी, ये हम आश्वस्त कर देंगे। क्लियर है? आप लोगों को मैं यहां पे बता देता हूं, व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा बढ़िया सा धन्यवाद टिका दिया गया था। अब हमने आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके बता दिया है कि स्थितियां क्या हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये सारी बातें हमने लिखित में आपको दे दी हैं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। जो भी बातें मैंने बोली, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आरएनए सही मायने में ये न्यूज नहीं, न्यूज का एनालिसिस है, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस का क्रॉस एंड आंसरिंग चेक किया जाता है। आप सबके प्रयास से हमने इस समय पर इसको लेना शुरू किया है। आप हमारा हौसला किस प्रकार बरकरार रखते हैं, इस पर हमारे इस काम को और तेज, बहुत अच्छे से करने का हौसला बरकरार रहेगा। सेशन को शेयर करने में कतई कंजूसी ना करें और सुनते रहें। आइए साथियों बताते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि हाल ही में जब यूक्रेन के ऊपर रशिया का क्राइसिस बढ़ना शुरू हुआ तो एक तस्वीर बहुत जबरदस्त वायरल हुई। मैंने पढ़ाई है बकायदा वो तस्वीर, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी न्यूज आपको नहीं पढ़ाई है। यूक्रेन का एक एक अपडेट मैंने आपको दिया है। आप कोई सा भी सेशन उठा लीजिए, हर 12 घंटे में एक सेशन आता है जो सारी न्यूज लपेट के ले आता है। मैंने ये पढ़ाया है आपको, मैंने कल ही दिन में ये सारी न्यूज पढ़ाई है कि व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके प्रधानमंत्री और उनके साथ में उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये तीनों की तीनों एक लेटर पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक लेटर जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया जाए। और हमें ना बहुत अंदर से जलन मची, हमें इतनी नफरत हो गई यूरोपियन यूनियन से कि यार ये कितने गंदे लोग हैं, एकदम घिन्न प्रकार के लोग हैं। एक देश इनसे सहायता मांग रहा है, ये इसे मरता हुआ छोड़ दिए हैं। एक बार तो बहुत तेजी से कहे थे कि तुम्हें हम नाटो का सदस्य बनाएंगे, तुम्हें हम यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाएंगे, और उधर से रशिया खड़ा खड़ा हूल दे रहा था कि बना के देखो बेटा, तुम्हें निपटा देंगे। अब ये तो तुम तो सदस्य बना नहीं पाए, लेकिन रशिया अपनी बात को सिंसियरली ले गया है। आप मजाक करने पुतिन से निकले थे, वो बेचारा जो यूक्रेन जो है उसमें से यू हटाकर क्रेन बना दिया है, उसका है पटाखे का फ्लावर बना दिया है। अब मुद्दा ये है कि जनाब यूक्रेन बार बार मांगता रहा कि हमें नाटो में ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं था। कह तो रहे थे सब एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हारा बहुत बढ़िया दिन बना देंगे। भाई कोई आया नहीं साथ में। यूक्रेन की हालत खराब है, वो सब देख चुके हैं। दुख हमें भी है, पर करें क्या, बेचारा फंस गया, मतलब दोनों के बीच में, रस्साकसी के बीच में। ये बहुत बड़ा हमें मैसेज दे गया जीवन के अंदर। ये मैसेज है कि जब कोई आपको चढ़ा रहा हो ना कि हाँ नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे लोगों से बच के रहा करो, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये चढ़ा करके पीछे हटने वाले लोग होते हैं। भाई चेक करते रहो, दोस्तों ने जिन्होंने भी तुम्हें झाड़ पे चढ़ाया है उन्हें चेक करते रहो। पर जोक्स अपार्ट, सिंसियरली यदि एक बात सोचा जाए तो सोचो कि यूक्रेन ने अपने द्वारा एप्लीकेशन भेजा यूरोपियन यूनियन को, क्या सेवा में श्रीमान यूरोपियन यूनियन, आप हमें अपनी सदस्यता दिलवा दीजिए। आपके मन में आया होगा कि कम से कम नाटो का सदस्य नहीं बनाया तो यूरोपियन यूनियन का तो सदस्य बना लो है। फिर आप अचानक एक न्यूज सुनते हैं, हालांकि किसी ने उसको इतना ब्रॉडली कवर नहीं किया, न्यूज ये कि यूरोपियन यूनियन विचार करेगा कि उसको सदस्य बनाए कि नहीं बनाए। अब आप कहेंगे कि एक आदमी मरने के लिए खड़ा है मतलब पूरी तरह से, हालांकि वो व्यक्तित्व से कॉमेडियन है लेकिन लड़ बिल्कुल सैनिक की तरह रहा है। उस स्थिति में आपसे कह रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लो। तुम्हारा जाग क्या रहा है, बनाते काहे नहीं हो, उस संगठन में क्यों नहीं डालते हो जिसमें 27 देश हैं। आपका दिमाग एकदम सन्ना गया है कि भाई एक बात बताइए, क्या यूक्रेन को तुम लोग मिलाओगे अपने यूनियन में कि नहीं मिलाओगे? इस यूनियन में जिसमें 27 देश डले हैं, इस यूक्रेन को मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? 27 देश कौन कौन से हैं जान लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा तेज से चर्चा में रहा था जब इनमें से यूनाइटेड किंगडम बाहर निकला था, उसी को आपने ब्रेक्जिट के नाम से जाना था, जब ब्रिटेन बाहर निकला था। वर्तमान में 27 देश हैं। अब बड़ा बवाल यह है कि सर एक बात बताइए, यूक्रेन इसका सदस्य बने, इसके लिए किससे परमिशन चाहिए? बहुत तगड़ा सवाल है, तो इसका आंसर भी तगड़ा है जनाब। इस समय यूरोप के 27 सदस्य हैं, 27 की परमिशन चाहिए
यदि यूक्रेन को इसके अंदर जोड़ना हो। यानी यूरोपियन यूनियन में मिलाने की जो परमिशन है वो कोई एक देश नहीं दे सकता। सुनिए, यदि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में मिलाना हो तो परमिशन किस किस की लगेगी? सुनिए साहब, यहां पर परमिशन लगेगी, ये जितने भी हरे हरियाली हो रखी है ना, इनके 27 देशों की परमिशन लगेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन 27 देशों ने मिलकर के अपनी एक काउंसिल बना रखी है जिसे आप यूरोपियन काउंसिल कहते हैं, उसकी परमिशन लगेगी। नंबर तीसरा, आप यूरोपियन काउंसिल के अलावा यूरोपियन जो कमीशन है उसकी परमिशन आपको लगानी होगी। यूरोपियन कमीशन जब अपनी इजाजत देगा तब जाकर के उसको एंट्री मिलेगी। नंबर चार, यहां पर एक और है और उसका नाम है यूरोपियन पार्लियामेंट, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से जब इतने सारी संस्थाएं किसी भी काम को परमिशन देंगी तब जाकर के ये सारा काम होगा। आपका दिमाग फिर खुलेगा। आप पूछेंगे कि एक बात बताओ, 27 देश हैं, उनके यहां पर भी आप जैसा कोई मास्टर पढ़ा तो रहा ही होगा, बता रहा होगा कि यूक्रेन में बम फटा। ऐसी स्थिति में क्या इनको ये फीलिंग नहीं है क्या कि मिला लो उसको अपने साथ? बिल्कुल है, लेकिन जनाब बात मिलाने भर की ऐसी नहीं है कि बस चल रही है कि तू भी आजा मेरी बस में, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। डायलॉग ये थोड़ी है। मुद्दा ये है कि यहां पर यूरोपियन यूनियन का अर्थ बहुत बड़ा व्यापक है। यूनियन ये मजाक यूनियन नहीं है, ये यूनियन है साथियों। जैसे आज अपन इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यूरोप का एक ग्रुप है जो 27 देशों से मिलकर बना है। आप पूछेंगे क्या इनमें इंडिविजुअल देशों की मान्यता नहीं है क्या? है, लेकिन उसके बाद भी इनके यहां पर एक संगठन के रूप में इतने जबरदस्त मूल्य हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सोचिए, इन 27 देशों के बच्चे इनमें से किसी भी देश में अगर पढ़ने जाएं तो इन्हें पढ़कर आने की किसी भी देश में इजाजत है। विचार करिए कि यूरोपियन यूनियन के 27 की 27 सदस्य अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये लिखते जाइएगा पॉइंट। नंबर दूसरा, ये 27 की 27 देश अपने यहां पर लोगों को किसी भी देश में नौकरी करने भेज सकते हैं। नंबर तीसरा, यहां के लोग किसी भी देश में अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। यानी कि यहां पर ये 27 की 27 देश एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते। आप जैसे मान लीजिए कि भारत और नेपाल अगर यूरोपियन यूनियन के सदस्य होते तो नेपाल में नौकरी करने वाला आराम से इंडिया रहता, इंडिया वाला काठमांडू की एकदम वादियों में डला रहता, ये सारे की सारे काम हो पाते। इस तरह का यूनियन है मेरे प्यारे साथियों। ये 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना सबसे पहले 1951 में इसकी कल्पना की गई थी, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो इनर सिक्स के नाम से, माफी चाहता हूं, 1958 में इनर सिक्स के नाम से 6 देश, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी ने मिलकर के यह कल्पना रखी थी कि हम लोग मिलकर के एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार का बॉर्डर ना हो। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ जरा विचार करिए, यहां पर किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिएगा कि यदि फ्रांस के व्यक्ति को जर्मनी में नौकरी मिलती है तो उसे देश में से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जाकर के जर्मनी में वैसे ही नौकरी कर पाएगा जैसे वो फ्रांस के किसी कॉर्नर में नौकरी कर रहा हो। इसी प्रकार से इन 27 की 27 देशों के अंदर टैक्स बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, बांग्लादेश में टैक्स कम है, ऐसी स्थिति इनमें नहीं होगी। यहां पर 27 की 27 देश एक जैसा टैक्स रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जानकर आश्चर्य होगा, हम गर्व से कहते हैं कि भारत का तो रुपया चलता है, ऐसे ये 27 देश कहते हैं हमारा तो यूरो चलता है। यानी कि इन्होंने एक कॉमन करेंसी एक्सेप्ट कर रखी है जिसका नाम यूरो है। विचार करिए कि इन 27 देशों में कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। विचार करिए कि गरीब देशों की लॉटरी लगेगी, अमीर देशों को नुकसान होगा, फिर भी ये 27 देश आपस में मिलकर रहते हैं। कैसे ये यूक्रेन को अपने आप में मिला लें? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक दिन का काम है? क्या उसके द्वारा इमीडिएट रूप से एक एप्लीकेशन यूक्रेन के द्वारा लिख के दी गई कि सेवा में श्रीमान मुझे अपने आप में शामिल करने का कष्ट करें? जनाब नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है। विचार करिए कि जब ब्रिटेन इस ग्रुप में से निकल रहा था, 28 से 27 बन रहा था, तो भी कई सालों का
आंदोलन चला था, ब्रेक्जिट को लेकर के ब्रिटेन बहुत उबला था, बोरिस जॉनसन झबरे बालों वाले प्रधानमंत्री उसमें नेता बनकर आए थे। कहने का मतलब यह है कि इसमें शामिल होना और इससे निकलना बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद होता है, क्योंकि बहुत से देशों में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। यूक्रेन जो है वो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, लेकिन वहीं बाकी दूसरे देश टेक्नोलॉजी के उत्पादक हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का सामेला कैसे होगा? यह जो बात है, इस बात को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन अनिवार्य है, यह इमीडिएट लेवल पर नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे सर यह तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि यूक्रेन को 1991 में देश बनाया गया था, अपनी आजादी के 30 साल बना चुका है, अब जाकर याद आया इसे, हैं? जब बम फटा तब जाकर के भागा है। पहले बना फिर रहा था पुष्पा की झुकेगा नहीं, और अब फ्लावर बना घूम रहा है। मुद्दा यह है जनाब, बताइए 30 साल से जो बंदा यूरोपियन यूनियन में नहीं गया, यूरोपियन यूनियन आज का थोड़ी है, 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन कोपेनहेगन क्राइटेरिया के आधार पर बनाए गए थे। सवाल यह है सर कि जब 1993 के अंदर यह बन चुका था, तो फिर यूक्रेन जो कि 1991 में ही देश बन गया था, आज तक शामिल काहे नहीं हुआ? इसकी हालत वही थी क्या कि रजिया फंस गई गुंडों के बीच। फंस क्या गया कि ये एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन में जाने का मन रखता था, दूसरी तरफ रशिया के द्वारा दिए जा रहे हुल से डरता था। रशिया कहता था कि बेटा तुम हमसे निकल करके इस ग्रुप में चले गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये डरता रहा, और जब इसके ऊपर बम पटाखे फटने लगे तब लौट करके ये यूरोपियन यूनियन की तरफ दौड़ा। तो गलती तो यूक्रेन की भी है कि जब बेटा आग लगी है तो कुआं खोदने काहे जा रहे हो, अपनी जनता के सामने नेता काहे बन रहे हो? पहले ही कर लिए होते ये सारे कारनामे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। फिर आपके सामने सवाल आएगा कि सर यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है? यानी कि 27 देश हैं, इनमें से लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है, जरा ये बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर जो सबसे लेटेस्ट देश इसके अंदर सदस्य बना है उसका नाम क्रोएशिया है। याद रखिएगा 2013 के अंदर जो इसका अंदर सबसे लेटेस्ट देश मेंबर बना था उसका नाम क्रोएशिया था। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे अंतिम में जो मेंबर इसमें से बाहर निकला उसका नाम यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम है। इसका सबसे लेट मेंबर जो बना वो क्रोएशिया है, और क्रोएशिया मेरे प्यारे साथियों 10 साल की मेहनत के बाद में इसका सदस्य बना था। यानी कि लगातार 10 साल तक आवेदन प्रतिवेदन चलते रहे तब जाके इसका मेंबर बना था, उससे पहले इसके अंदर परिस्थितियां पॉसिबल नहीं थी। आप पूछेंगे कि सर एक काम ना करें, अपन भी थोड़ा चलें हल्का सा सरक करके पहुंच जाएं यूरोप के पास में, कि भाई हमें भी डाल लो यार, बहुत मजा आएगा यूरोप में, तुम्हारे साथ रहेंगे, बढ़िया से घूमेंगे, आराम से जो है ना एफिल टावर के नीचे रोज सेल्फी बनाएंगे, इंस्टा की रील बनाएंगे। सर ले चलो ना। सोच तो बढ़िया रहे हो, लेकिन बेटा इनने कंडीशन जिस तरह की डाल रखी है ना वो बहुत ही घातक है। इनने कंडीशन डाल रखी है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए 3 कंडीशन प्राइमरी रूप से मालूम होनी चाहिए। पहला, आपके यहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी लिख लीजिएगा, इन बातों को मैं बोलता चला जा रहा हूं। पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपके यहां फ्री मार्केट इकोनॉमी, अर्थात आपके यहां पर मार्केट पर कोई प्रतिबंध सरकार का नहीं होना चाहिए कि सरकार कह दे कि नहीं बेटा अब तुम्हारा बहुत हुआ सम्मान, अब बैग पैक करो घर निकलो। ऐसा नहीं होगा। यहां पर सरकार नहीं, कंपनियां डिसाइड करेंगी कि उन्हें कौन सी जगह लगना है। मार्केट पूरी तरह ओपन होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लंबे समय से यहां की डेमोक्रेसी स्टेबल होनी चाहिए, यानी जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। बार बार सत्ता परिवर्तन और आंदोलन जैसी चीजें देश में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ऐसे सदस्यों का मेंबर बनने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी देश के अंदर कानून का शासन होना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर ये तो हम अपने आर्टिकल नंबर 14 में लिख के रखे हुए हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, ये तो सब है हमारे यहां पर। लिखने से नहीं होता, लिखने को तो हमने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। कई जगह लिखा होता है कि दीवारों पर नाम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोग जो है वो पिकासो बन जाते हैं पेशाब घर के। मुद्दा यह है कि लिखने भर से काम नहीं होता, काम करने से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो इंडेक्सेस हैं, यानी कि मानव अधिकारों के मसलों में उन देशों का क्राइटेरिया बहुत ऊपर सेट होना चाहिए, तब जाकर के यूरोपियन यूनियन उन्हें अपने आप में शामिल करने का प्लान बनाता है। उम्मीद है कि आपको यूरोपियन यूनियन की कंडीशन समझ में आई हो। सर ये कंडीशन लिखी कहां है? बेटा ये लिखी हुई है कोपेनहेगन क्राइटेरिया, जिसके अंदर से ये डिसाइड किया जाता है कि किसी को यदि सदस्य बनाना हो तो उसे सदस्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। तो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बांट कर सुनाया
वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है कोपेनहेगन क्राइटेरिया के अंदर, जो आप लोगों को यहां पर जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 1993 के अंदर आर्टिकल नंबर 49 maastricht ट्रीटी में यह डिसाइड किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने वाले लोग ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। यह maastricht ट्रीटी में डिसाइड किया गया। इससे पहले कोपेनहेगन 1993 के अंदर क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए, यानी यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए आपको कोपेनहेगन 1993 और maastricht आर्टिकल 49 फॉलो करना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप इसके सदस्य बन सकते हैं। यह सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। उम्मीद है आपको यह सारी बातें समझ में आ गई हो कि 1991 की maastricht ट्रीटी और कोपेनहेगन एग्रीमेंट के बाद ही कोई देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है। जानकारियां समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें और इस कंटेंट को प्राप्त करने के लिए क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ये सारे क्राइटेरियाज लिखित अवस्था में प्राप्त कर लें। बेटा चाय खत्म हो गई है, थोड़ी और बनवा लो। चले फिर से आगे की तरफ निकलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। और यह प्रश्न आपके लिए है तो बहुत कम इंटरेस्ट का, लेकिन भाई साहब काम का बहुत है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अंदर चर्चा करते हैं, क्या महत्व है इसका। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आज से 6 महीने पहले मैंने आप लोगों को इतने बड़े स्माइलिंग फेस के साथ, बिल्कुल हनुमान जी टाइप स्माइल के साथ मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था। आज से 6 महीने पहले की न्यूज है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर एकदम बिल्कुल हम जो है ना 2021 की आईपीसीसी रिपोर्ट पढ़ाए थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हमारी टीम ने स्क्रीनशॉट भी ऐसा लिया जिसमें हम एकदम वामन अवतार लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाई साहब ये जो चीज आप देख रहे हैं ये 6 महीने पहले मेरे द्वारा पढ़ाई गई थी, आईपीसीसी की रिपोर्ट। साथियों भारत नहीं, दुनिया के अंदर वैज्ञानिकों का सबसे प्रसिद्ध संगठन जो कि दुनिया भर के क्लाइमेट की चिंता करता है, जिसका नाम है आईपीसीसी। साथियों ये वो संगठन है जिसने सबसे पहली बार दुनिया को बताया कि बेटा जिस प्रकार से तुम ना पेड़ पौधे काट रहे हो, अलाव ताप रहे हो, घर जला रहे हो, गर्मी के लिए जल जल के कोयला करा रहे हो, यदि तुम ऐसे ही चलते रहे बहुत जल्दी निपटा दिए जाओगे। ये वही संगठन है जिसके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के ऊपर सबसे पहली बार दुनिया एक साथ इकट्ठा हुई थी। ये वही संगठन है जिसकी दी गई चेतावनी के ऊपर ही दुनिया सबसे पहली बार एकत्रित होकर के पर्यावरण की चिंता करने के लिए तैयार हुई थी, क्योंकि 1990 में इसने दुनिया को धमका दिया था कि बेटा अगर अभी नहीं चेते तो निपटा दिए जाओगे, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो बहुत तेजी से चढ़ रहा है। इसी के डर से दुनिया के सारे देश चिंतित हुए और दुनिया में पहली बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 के अंदर दुनिया के अंदर एक बार के लिए अर्थ समिट के नाम से बुलाया गया, यूएनएफसीसी नाम से बुलाया गया। मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो आप देख रहे हैं कि यूएन यही वो संगठन है जो दुनिया भर में पर्यावरण की सूचनाएं देने के लिए आता है। आज फिर आ गया है। आप पूछेंगे क्या हर 6 महीने में आता है? नहीं नहीं, टेक्निकली अब तक ये 6ठी बार आया है। बात ये है कि ये इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाता है कि एक बार में खत्म नहीं हो पाती है। बोले कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भाई इसने सबसे पहली रिपोर्ट 1990 में बनाई थी, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट बनाने का जब समय आया तो बनाते बनाते भाई साहब ये 2001 में पहुंच गया, 1995 में पहुंच गया, 90 के बाद 1995 में, फिर 2001 में, फिर 2007 में, फिर 2015 में, फिर 2021 में। आप पूछेंगे फिर एक बात बताओ 2022 में क्या किए हो आप? है 2021 में भी आया, 22 में भी आया। 6ठी रिपोर्ट ये वाली थी तो फिर ये तो 7वीं वाली हो गई ना। हमने कहा नहीं 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 रुको, ये रिपोर्ट बहुत भारी भरकम बनाता है भाई। पहली बार बनाया 1000 पन्ने की रिपोर्ट बनाया, दुनिया को डरा दिया। उसका सेकंड पार्ट आया है अभी मार्च के महीने में 2022 में, जो 6ठी रिपोर्ट है उसका भाग 2 आया है। पुष्पा हो रखा है ये, पुष्पा का सीजन 1, पुष्पा का सीजन 2, यानी कि पुष्पा पार्ट 2 आया है। अप्रैल में इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा।
फिर भी हमको यह सवाल आपको कराना पड़ेगा। मुद्दा यह है कि आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट का पार्ट 2 हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसको आपको सबसे इंपॉर्टेंटली याद करना होगा। आप पूछेंगे इतना इंपॉर्टेंट है क्या, क्या बता दिया है ऐसा जो आप एकदम घबराए पड़े हैं, मतलब क्या कह दिया है ये? हमने कहा भाउस बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा है, मतलब एकदम ऐसा कि रात को पढ़ोगे नींद नहीं आएगी। बोले क्या कहा है? इसलिए कहा है कि जिस तरह का काम कर रहे हो ना बेटा, अभी भी लग नहीं रहा है कि पृथ्वी का तापमान 2100 तक जो है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैनेज कर पाओगे। बेटा सूखा पड़ेगा तुम्हारे देश में, मान के चलना। और इंडिया वालों तुम तो पिनक जाओ एकदम, तुम्हारा मुंबई डूब के रहेगा 2100 तक। भाई साहब आर्कटिक के अंदर कहा है कि बहुत तेजी से गर्मी पड़ेगी, एक्सट्रीम चेंज होंगे, ऐसी स्थिति होगी कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, बर्फ पिघल जाएगी। भाई साहब मैडम बोलती हुई दिखाई दे रही हैं आईपीसीसी के अंदर, समझ रहे हो, जिनेवा में अपना मुख्यालय बनाए हुए हैं, सारी बातें बोलते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब गर्मी इतनी बढ़ेगी कि जो पानी है ना, पानी वो 7% ज्यादा बारिश होगी, 1 डिग्री टेंपरेचर इसकी वजह से बढ़ जाएगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में प्रति साल के हिसाब से वृद्धि होगी, आर्कटिक जो है उसके अंदर हालात खराब होंगे। ऐसी स्थितियां इसने अभी निकाल दी हैं भाई, मतलब ये डराया जा रहा है। अब ये प्राणी जो है ना, हमको इसको देख करके बहुत प्यार आता है। कौन है जानते हैं आप इसका नाम? एंटोनियो गुटेरस है। ये गुटरुगु कर रहा है यूक्रेन संकट पे, केवल ये बोलता है कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, और पर्यावरण के विषय पर बोलता है कि आज का जो रिपोर्ट है वो कोड रेड है मानवता के लिए। ये मस्ट साउंड डेथ नेल्स फॉर कोल फॉसिल फ्यूल बिफोर द डिस्ट्रॉय द प्लेनेट। भाई साहब ज्ञान इतना डाल दिए हैं ये कि आपको देख करके भी फीलिंग बिल्कुल ऐसे ही आ रही है कि आपके साथ बिना एकदम जो है प्रैंक कर दिया है किसी ने पद पर बिठा करके। आपको लगा था कि बहुत कुछ कर लोगे, दुनिया को युद्ध से बचा लोगे सर जी, लेकिन अब आप केवल संवेदना व्यक्त करने वाले पद पर बैठे हैं। क्या करें, दुख होता है यूनाइटेड नेशन को फेल होते हुए देखकर। फिर भी इज्जत है हमारे मन में आपकी, तो चलिए थोड़ी बातें आईपीसीसी की सुना देते हैं। इसमें कहा गया है कि दुनिया की जो कुल पॉपुलेशन है, इसमें से 3.5 बिलियन लोग जो है ना, वो 45% जो दुनिया की कुल पॉपुलेशन है वो इस समय हाईली वनरेबल क्लाइमेट चेंज को फील कर रही है। यानी कि आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट के सेकंड भाग में कहा गया है कि दुनिया की 40% जो आबादी है वो पर्यावरण के संकट से जूझ रही है। आप पूछेंगे 40% में इंडियंस का नाम थोड़ी होगा, हमको क्या पता सर कि क्लाइमेट की वजह से परेशानी आ रही होगी, हम तो एकदम चिल टाइप से चल रहे हैं सर, कोई लोड ही नहीं है। हमने कहा बहुत सही कह रहे हो बेटा, ये जो कोरोना कह करके जो एकदम मतलब हमारी जो मजे लिया है ना, ये सब समझिएगा कि क्लाइमेट का ही कारनामा है, समझ रहे हो। इतना रूप बदल रहा है कि आईआईटी कानपुर वाले फिर एक बार एडवाइजरी जारी कर दिए हैं, फोन करके बताए हैं कि अंकित अवस्थी बता दो कि जून में फिर से कोरोना आ रहा है। बेटा जून में फिर से कोरोना आ रहा है, अभी से पैसा जोड़ लो। या आईआईटी कानपुर वाले बताएं, हम जहां से पढ़ के निकले, हमको क्या पता था कि ये मेडिकल साइंस में तूफान मचाएंगे, हम तो इंजीनियरिंग पढ़ के निकले वहां से। भाई साहब ये प्रेडिक्शन दे दिए हैं कि पर्यावरण में 40% लोग जो है ना धरती पर इस समय पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। भारत के केस में कहे हैं कि भाई साहब यहां पर भारत तो एक ऐसा देश है जो पर्यावरण के मामले में गजब ही परेशान चलेगा, चिंता मत करिए। साथ में यह भी जान लीजिए कि भारत में खूब तो ब्लड आएगा, ब्लड नहीं फ्लड आएगा, माफी चाहते हैं, पार्डन माय लैंग्वेज। सी लेवल राइज होगा, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, हीट वेव्स आएंगी। हम तो अपना लोकल अखबार पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया है कि अप्रैल और मई के अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। आज ही हम बोले हैं सर्विस करने के लिए एसी वाले को, भाई साहब फॉर एग्जांपल मुंबई इज एट हाई रिस्क ऑफ सी लेवल राइज एंड फ्लडिंग व्हाइल अहमदाबाद फेसेस सीरियस डेंजर ऑफ हीट वेव। आप देख सकते हैं कि मुंबई के अंदर जो समुद्र का जल स्तर है वो बढ़ेगा और अहमदाबाद के अंदर जो हीट वेव्स हैं उसका स्तर बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कहा गया है कि इवन इफ एडिक्वेट एफर्ट ऑफ मेड टू कीन द ग्लोबल राइज इन टेंपरेचर विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने जिस तरह की चेतावनी दी है, उन चेतावनियों के आधार पर हमारा थोड़ा मन करता है कि पलट के पिछला रिकॉर्ड चेक करें कि क्या इसने कभी पहले भी कोई जानकारी दी है क्या। तो आइए हम जांचते हैं। 1990 में जनाब इन्होंने पहली बार जानकारी दी थी, दुनिया घबरा गई थी क्योंकि इसमें दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक एक साथ आकर भाषण दे दिए थे। जब दुनिया चिंता में आ गई तो यूएनएफसीसी का गठन हुआ। 1992 में पहली ही बैठक बुला करके कर दी गई थी। इसके बाद में सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट 1995 में इसने निकाली और कहा
कि जब 2100 वर्ष तक पहुंचेंगे, जब आप साल लिखेंगे 2021, माफी चाहेंगे 2100 जब आप लिखेंगे, उस समय पर ग्लोबल टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका होगा। प्री इंडस्ट्रियल एरा से समुद्र का जल स्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा। इस तरह की इसने जानकारियां 1995 में दी। 2001 में ये फिर से प्रकट हुई और फिर से प्रकट होकर के इसने इसी प्रकार के कुछ धमकी भरे स्वरों में दुनिया को पर्यावरण के प्रति चेतावनी दे डाली। चौथी बार इसकी चेतावनी से प्रसन्न हो गया आपका नोबल डिपार्टमेंट और उसने कहा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वैज्ञानिक, इनको थोड़ी इज्जत दी जाए। 2007 में इसी आईपीसीसी को रिकॉग्नाइज करते हुए नोबल पीस पुरस्कार का सम्मान दे दिया गया कि बेटा तुम पर्यावरण के बारे में बताने तो अच्छे से आते हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें पुरस्कार दे देते हैं। घर वाले अच्छे हैं कि पुराने कप में नई चाय डाल के दे देते हैं। ओ बाप रे, इस बार तो गर्म पिला दिए भाई ये। तो आईपीसीसी नोबल पीस पुरस्कार जो है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इनको जो है इस प्रकार का पुरस्कार दे दिया गया था। फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट 2014 के अंदर मेरे प्यारे साथियों दी गई, ये आपको हमने बता दी। छठी के बारे में आप जान ही रहे हैं। आप पूछेंगे सर ये वैज्ञानिक बैठते कहां हैं? बैठते एकदम धरती के स्वर्ग में जाकर के हैं, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बैठकर बैठक करते हैं। फाउंडर इसके बर्ट बॉलिन हुआ करते थे। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, 88 में इसकी स्थापना की गई थी। उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से अवगत होंगे। एक प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे दिया गया है, नवीनतम रिपोर्ट किस प्रकार की चेतावनियों को दोहराया गया है? भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह कैसे उपयोगी हो सकता है? चर्चा करें। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में आप अपने द्वारा सारी जानकारियां यहां पर साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको ये तमाम जानकारियां पसंद आ रही हों तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना जारी रखें और बढ़ते हैं भारत की आज की सबसे बड़ी सुर्खी पर। कारण यह है कि भारत में लंबे समय से बच्चों के दिमाग में स्टार्टअप्स का कल्चर चढ़ा रहा है। ऐसी स्थिति में आज की सुर्खी बना हुआ है अशनीर ग्रोवर, जो कि भारत पे के संस्थापक रहे। अशनीर ग्रोवर का इस्तीफा बहुत मायने रखता है। आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में। यह व्यक्ति जो आपको तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अशनीर ग्रोवर, जो भारत के अंदर यूपीआई के क्षेत्र में काम आने वाली कंपनी जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों भारत पे, उसके संस्थापक हैं। मेरे प्यारे साथियों आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी लिख रहे हैं कि सर जी आज मूड में हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, एक विद्यार्थी को ऐसी खबरें सुनकर के पसीना आने लगा है। विद्यार्थियों को लग रहा है सर जी आज मूड में है। बेटा मूड में नहीं है, मैं चाय पीकर अपनी नींद भगा रहा हूं। टेक्निकली इस समय तक ड्रेन हो चुका हूं एकदम। सुबह से लेकर के चालू होता हूं, 5 बजे से बगड़ चालू है। आरएनए आपको शाम को कराया जा रहा है, लेकिन एक इच्छा के साथ समय परिवर्तित करके शाम को लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश की जा रही है कि मेरे प्यारे बच्चों तक उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ वो पढ़ते आए हैं, उसी ऊर्जा के साथ आज का सेशन लिया जाए। तो आइए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियां प्राप्त करते हैं। सेशन को शेयर रखिए और आप सबके जज्बे को सलाम, क्योंकि आप सबने इस सेशन को उतनी ही ऊर्जा दी है, उतना ही प्यार दिया है जितना मुझे अपेक्षित नहीं था। मुझे लग रहा था कि समय परिवर्तित होगा तो बहुत सारे बच्चों का बहुत सा रूटीन बिगड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मैं आपके लिए इस सेशन को सुबह ना करते हुए शाम को भी मेरे पर्सनल कारणों से कर रहा हूं। आपने मेरा हौसला आज पूरे दिन बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए अंकित परिवार और विशेष रूप से आपकी अंकित परिवार की टीम पूरी तरह कृतार्थ है। आइए मेरे प्यारे साथियों, आपका प्यार ही आज मेरी ऊर्जा बनकर के दिखाई दे रहा है। सुनिए साथियों, तो आज खबर सुनाते हैं। साथियों, वर्ष 2018 में कुछ लोगों को लगता है कि पहले से ही यह सूचना आ गई थी कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन का जमाना आने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दूरदर्शी प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारे अनअकैडमी वाले भी हैं, जिन्हें लग गया था कि बेटा एक दिन आएगा कि कोचिंग चल नहीं पाएगी और उस समय पर जो है ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, मास्टरों को देखने के लिए भी जनता आएगी। उसी प्रकार के कलाकार लोगों में भारत पे भी है। भारत पे 2018 में ये समझ गया था कि जमाना डिजिटल पेमेंट का है। फोन पे चल रहा था, इसके साथ साथ जो आपका है पेटीएम है, ये चल रहा था। और उसी समय पर अशनीर ग्रोवर नामक एक व्यक्ति जिसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी, मैं उपलब्धियां भी गिनाऊंगा, उन्होंने भारत पे नाम की एक कंपनी खड़ी की। साथियों, 2018 में कंपनी खड़ी की और 2022 में उस कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को अपने संस्थापक के पद से हटा दिया गया। आपके मन में बहुत से सवाल, पहला सवाल तो यही बनेगा
सर भारत पे तो समझ में आ गया, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आया जिसने कंपनी बनाई उसे पद से कैसे हटा सकते हो सर? है मतलब मान लीजिए कि सर मैंने मेरा घर का निर्माण किया, कोई मेरे को मेरे घर से निकाल देगा, ये तो सीधी सीधी गुंडागिर्दी है। तो आइए मैं आज आपको कंपनियां कैसे बनती हैं और देश में कैसे चलती हैं ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अश्नीर ग्रोवर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनके बारे में थोड़ी सी हमने रिसर्च करी और जानकारियां जुटाई तो पता चला कि ये जो मतलब अश्नीर ग्रोवर हैं, इन्होंने वर्ष 2000 से लेकर 2004 के बीच में आईआईटी दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। आप पूछेंगे इससे हमें क्या लेना देना? आपको यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग पढ़ते हैं तो कुछ करते जरूर हैं। प्रेरणाएं आपको इसी तरह की चीजों से मिलती हैं। आगे एक बार चुस्की और लेते हैं। वर्ष 2000 से लेकर 2004 के बीच में इन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करी। उसके बाद में इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। वो जमाना था जिस समय एमबीए वाले जो हैं लगता था कि धरती पर अवतार बन के उतरे हैं। उसी समय पर इन्होंने कैट क्रैक करके आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। उसके बाद में जो काम हुआ वही काम इनकी आज की नौकरी खाने के काम में आया। आप पूछेंगे कि सर क्या हुआ? 2006 से निकलने के बाद इन्होंने कोटक महिंद्रा नाम से एक बैंक है, उदय कोटक जी की बैंक है, प्राइवेट बैंक है, काफी ज्यादा नाम कमा रही है। कोटक महिंद्रा नामक बैंक को इन्होंने ज्वाइन किया और उसके अंदर ये 7 साल तक काम किए। 7 साल तक कोटक महिंद्रा बैंक में ये काम करते हुए वहां की सीनियर मोस्ट पोजीशंस में से एक, जिसे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, उस पद तक पहुंच गए। यानी कि इन्होंने जिस पद पर, अब यह तथ्य थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा, जो व्यक्ति 2006 तक एमबीए किया, 7 साल यानी 2013 तक यह व्यक्ति कोटक महिंद्रा बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। अब आप पूछेंगे यह बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? आइए अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज जो घटना है उसमें 2022 की जनवरी में इनके द्वारा एक कर्मचारी को फोन पर बात करते हुए गाली देकर के धमकाना ही इनकी नौकरी को खाने का कारण बना है। इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के किसी एक कर्मचारी के साथ फोन पर गलत तरीके से पेश आने का कारण बने। मतलब इनके द्वारा जो आरोप लगा है इनके ऊपर वो ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के ही एक कर्मचारी को इन्होंने कुछ कहा, फोन पर जो कहा उसका ऑडियो वायरल हो गया और उस ऑडियो के वायरल होने के बाद ही बोर्ड मेंबर्स ने इनको पद से हटा दिया। तो फिर से हम मूल मुद्दे पर लौटकर वापस आते हैं, इसलिए दोनों कड़ियों को जोड़ना जरूरी है। 2007 के बाद से मतलब 2013 तक ये साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस नामक एक कंपनी है जिसके अंदर इन्होंने लगभग 1.5 साल काम किया। ग्रोफर्स नाम से भारत की एक कंपनी है जिसमें इन्होंने 2 साल तक काम किया। फिर इसके बाद पीसी ज्वेलर्स नाम से एक कंपनी है, उसमें इन्होंने काम किया। 2018 में इन्होंने अपना डिजिटल पेमेंट के लिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम फोन पे है, जिसके कारण आज ये सुर्खियों में है, वो बना लिया। आप लोगों ने इन्हें रिसेंटली देखा होगा सोनी टीवी के ऊपर आ रहे एक कार्यक्रम में जिसका नाम है शार्क टैंक। मेरे प्यारे साथियों, शार्क टैंक नामक सीरियल में ये हैं अश्नीर ग्रोवर, जो कि दुनिया भारत भर के अंदर से जो भी स्टार्टअप करने के बच्चे जो स्टार्टअप में पैसा लगवाना चाहते हैं, उनको ये लोग जो हैं बताते हैं कि हम आपको कितना फंड दे सकते हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ये जो बीच में खड़े हुए व्यक्ति हैं, इनका शायद वो मुझसे शादी करोगी .com है, क्या है वो, शादी.com जो है वो इनके द्वारा चलाया जा रहा है। इनके द्वारा वो कान में ढेपी लगाते हैं, बोट, हाँ वो बोट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। ये 2 मैडमें भी बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं, है ना, इनमें से। और फिर ये जो है अश्नीर ग्रोवर जो है, ये फोन पे नामक जो कंपनी है, यानी ये सभी फाउंडर मेंबर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति टाइप के लोग हैं, समझ रहे हो। इन करोड़पति टाइप के लोगों के द्वारा भारत के बहुत सारे युवा लोगों को इन्वेस्टमेंट दिया जाता है शार्क टैंक कार्यक्रम में। यानी उस कार्यक्रम के अंदर बच्चे आते हैं, अपना कार्यक्रम बताते हैं कि सर मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसमें ये इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करके ये फिर उस कंपनी की या तो हिस्सेदारी ले लेते हैं या फिर उस बच्चे की मदद कर देते हैं। शार्क टैंक काफी हिट हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें तरह तरह की चीजें बेचने जा रहे हैं। मैंने कुछ कलरफुल लोग कपड़े भी बेचने आए थे वहां पर, हमने वो भी देखा। एनीवे, फिर से आते हैं बैक टू द पॉइंट अश्नीर ग्रोवर के ऊपर। अश्नीर ग्रोवर जहां एक और दुनिया में पहचान बनाने लगे ही थे सोनी लिव पर, उसी बीच में इनके ऊपर जो है इनके द्वारा कहा गया एक बयान भी सुर्खी बनकर सामने आ गया। टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से है कि जनवरी 5 को इनकी एक ऑडियो क्लिप लीक होती है जिसमें कि ग्रोवर के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक के एक एम्प्लॉय को
अपशब्द कहे जाने की बात निकल करके आती है। 6 जनवरी के दिन ग्रोवर कहते हैं कि ये वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप जो आई है ऑनलाइन, ये झूठी है, यानी कि इस क्लिप के अंदर कोई भी साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 8 जनवरी के दिन ये जो क्लिप है जो वायरल हो रही थी, इसे ट्विटर से और साउंड क्लाउड नाम से जो जगह है वहां से डिलीट कर दिया गया। दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आप पूछेंगे कि ये बातें क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं कि जब फोन पर बतियाएं, कहते हैं ना, जब समय बुरा आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है, और अदरवाइज फुटपाथ पर सोए हुए लोगों के ऊपर भी लोग गाड़ी चलाकर बच जाते हैं। समय समय की बात है। तो जनाब, इन्होंने जो बात बोली उसके ऊपर इनको बहुत सारी तरह से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के किसी व्यक्ति को फोन पर कुछ कहा था। समय बहुत बड़ा बलवान है भाई साहब, अर्श से फर और फर्श से अर्श कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। रिपोर्ट से ग्रोवर एंड हिज वाइफ सेंट लीगल नोटिस टू कोटक महिंद्रा इन अक्टूबर बैंक से इट विल टेक लीगल एक्शन ओवर ऑडियो क्लिप। इन्होंने ऑडियो क्लिप के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को लीगल नोटिस भी भेजा। ग्रोवर ने अगस्त 2020 के ईमेल स्पैट विद स्क्वायर एम्प्लॉय सरफेस, वो भी इनके कुछ एम्प्लॉइज के साथ में ईमेल पर जो वाद विवाद कोटक महिंद्रा के साथ हुए थे वो भी निकल करके बाहर आने लगे। इसके बाद में साथियों ग्रोवर जो है ये काफी ज्यादा चर्चाओं में आने लगे। भारत पेक नाम की जो कंपनी है, इसके बोर्ड ने अनाउंस किया कि इनके ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाई जाएगी, यानी ये चेक करवाया जाएगा कि इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो सही है या नहीं है। चलिए अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। ये तो सब आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बातें, अब मैं उस पर आता हूं। बात कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों, आपके मन में 2 क्यूरोसिटी आएंगी। जो मेरे मन में आई मैं वो तो आपको बताता ही हूं, फिर आप सुनेंगे अपने मन की बातें। पहला सवाल तो यह आ गया कि सर फोन पर बात करने से, मान लिया कह दिया होगा, सॉरी बोल देता, सॉरी बोल करके अपनी द्वारा जो है केस वेस लगता सरकार के द्वारा, उसको भुगत लेता। नौकरी से कौन हटाता है सर? मेरी कंपनी मुझे ही हटा दिया, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। ऐसा होता नहीं है, यही तो चक्कर है। अब मैं यही बताने जा रहा हूं आपको। सुनो बेटा, कहानी क्या है। देखो भैया, कंपनी के दुनिया में ना आजकल बहुत चमत्कार होते हैं। उसमें चमत्कार नंबर 1 है, मान लीजिए अंकित कुमार अवस्थी ने कंपनी बनाई, उस कंपनी के अंदर 100% हिस्सेदारी अंकित कुमार अवस्थी ने अपने पास रखी। कंपनी बनाई गोलगप्पे बेचने की। साहब हम भैया गोलगप्पे बेचते हैं, हमने साहब ये कंपनी बनाई। अब ये 100% कंपनी का मालिकाना हक लेकर हम बैठे हुए हैं, बढ़िया से अपना ठेला चला रहे हैं। ठेले की जो कमाई है पर डे 5,000 टिका रहे हैं, बढ़िया से 1.5 लाख रुपया महीना हमारा टर्नओवर चल रहा है। साल भर की बात करें तो बढ़िया कमा ले रहे हैं, हमें कोई लोड नहीं चल रहा है, मस्त जी रहे हैं। 18 लाख का पैकेज हो रखा है। मुद्दा यह है जनाब कि अब अंकित अवस्थी को बड़ा ठेले वाला बनना है। ऐसी स्थिति में अंकित अवस्थी ने अपने साथ बैठे आदर्श को कहा कि आदर्श आओ, थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ, एक ठेला तुम भी डालो। मोदी जी पकौड़े बिकवाते हैं, अंकित अवस्थी गोलगप्पे बिकवाएंगे। फिर हमने आदर्श से कहकर के कहा कि सुनो बेटा, हम तुम्हें अपने ब्रांड के अंदर 20% हिस्सा पकड़ाएंगे, लेकिन इसकी एवज में तुमसे पैसा लेंगे। बोले सर कितना रुपया लोगे? हमने कहा 10 लाख रुपए दो, अपनी ब्रांडिंग हम तुम्हें देंगे, 20% कंपनी का मालिक बनवाएंगे। आपको भाई साहब घर पर बैठे बिठाए आदर्श का दिया 20 लाख, 10 लाख रुपया मिल गया। क्योंकि मैं खुद तो मात्र 18 लाख का ही कार्यक्रम करता था। अब देखना, यहां पर एक बात समझने का प्रयास करना। 18 लाख रुपए में मैं 100% का मालिक था। अब मेरे को 10 लाख रुपया और मिल गया, यानी मुझको तो 28 लाख मिल चुका है, लेकिन मालिकाना हक 80% का है। मतलब मेरी पर परसेंट वैल्यू तो बढ़ गई ना भाई। ऐसी स्थिति में 20% हिस्सा किसी के पास चला भी क्या तो क्या फर्क पड़ गया? मेरे पास तो कुल वैल्यू अभी भी बढ़ गई। जहां मेरे पास 18 लाख 100% 18 लाख का था, अब 28 लाख का मेरे पास 80% है। मुझे क्या दिक्कत पड़ रही है? अब आदर्श और मैंने मिलकर के 2 ठेले और डाल लिए साहब। हमने बढ़िया से साहब फिर से माल बेचना शुरू किया। फिर मैंने मेरे एक दोस्त नमन को और पकड़ा। मैंने कहा नमन सुनो बेटा, अब हम ज्यादा बड़े गोलगप्पे वाले हो गए हैं, आओ ठेला और लगाते हैं। भाई साहब फिर एक ठेला लगा दिए हमने। भाई नमन से कहा, मैं देखो बढ़िया ब्रांड हो गया, तुम 20 लाख रुपया दोगे और तुमको हम अपना 10% हिस्सा देंगे, ठीक है? बोले ठीक है सर, दो आप। हम 20 लाख रुपया इसका भी डाल लिए अपने पास में। हम अपने 80% में से इसका 20 लाख ले लिए, 48 लाख के मालिक हो गए हम तो अपना वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं। हम तो कहते जा रहे हैं कि ये वैल्यू तो हमारी चलती जाएगी। अब तुम लोग जो हो ना, बाकी लोग, उनमें से 70% का मालिक तो मैं बचा, 10% का नमन हो गया, 20% का अब बैठ गया आदर्श। क्लियर है? अंकित अवस्थी ऐसे करके अपने सारे हिस्से बेचते चले गए। एक स्थिति ऐसी आ गई कि अंकित अवस्थी के पास में
अब परसेंटेज जो है वो 49% रह गया और बाकी जो लोग हैं उनके पास 51% हिस्सा चला गया। आ गई बात समझ में? जब अंकित अवस्थी ने सारा मेल माल बेच बाच लिया उस समय पर कंपनी के अंदर 51% हिस्सा अंकित अवस्थी के अपोजिट साइड में चला गया। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है? हमने कहा बेटा इसका मतलब यह है कि यदि ये 51% वाले लोग एक साथ मिल गए और इन्होंने डिसीजन लिया कि इस बार गोलगप्पे नहीं पकौड़े भी बेचेंगे और अंकित अवस्थी मना कर रहे हैं कि नहीं केवल गोलगप्पे ही बेचने की कंपनी खोली है हमने, तो जनाब वोट जो है वो इनके पक्ष में चला जाएगा। इसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से समझिए कि आपकी कंपनी में जो मेजर निर्णायक लोग हैं, सामान्यतया वो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने द्वारा कुछ लोगों को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा के रखते हैं जिनके पास कंपनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वो निर्णय लेते हैं कि कंपनी को भविष्य में किस दिशा में लेके जाना है। 51% वाले लोग अपने हिस्सा में हिस्सा ले लिए साहब। अब मुझे कंपनी और बड़ा करने में, भाड़ में जाओ पकौड़े बेचो कि मिर्च बड़ा, लेना देना अपन को नहीं है। अपन को तो और 49% के हिस्से बेचने हैं। सुनो, अब चूंकि तुम लोगों के पास बहुत सारे लोग हो, तुम नमन भी हो, पूजा भी हो, संजय भी हो, गिरधारी भी हो, सब लोग हो, सबको हमने हिस्से बांट दिए। हम बांटते बूटते अपने पास 5% हिस्सा रख लिए और कहे कि देखो बेटा हमारी कंपनी को हमको लेना देना ये था, हमारी कंपनी अब 2-5 करोड़ रुपए की हो चुकी है, भले ही 5% शेयर हमारे पास हो, मालिक तो हमें कहोगे कि नहीं कहोगे? बोले हाँ कह लेंगे। ऐसा ही हुआ था अश्नीर ग्रोवर के साथ में। अश्नीर ग्रोवर ने अपना अधिकांश हिस्सा जो है ना वो बेच दिया था इन्वेस्टर्स को। ऐसी स्थिति में वो बहुत ही कम परसेंटेज के साथ कंपनी के मालिक बने हुए थे। बोर्ड ने मिलकर के उन्हें उनके पद से हटा दिया और कहा अपने शेयर अपने पास रखो, जब बेचना चाहो बेच देना, अब तुम ना तो मालिक हो ना एम्प्लॉय हो, घर जाओ आराम करो, क्योंकि तुमने कंपनी की साख गिराने का काम किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सही मायने में जो मालिक शब्द है वो कंपनियों में, विशेष रूप से स्टार्टअप्स में वैलिड नहीं रहता। क्योंकि जब भी आप ये सुनते हैं कि किसी कंपनी को इतना परसेंट इन्वेस्टमेंट मिला, उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि अनअकैडमी हुई, बायजूस हुई, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इनको कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे ही दे दिया कि वाह अनअकैडमी गजब का सचिन तेंदुलकर का एडवर्टाइज कराए हो, ये पकड़ो पैसा, ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है वो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट देने आती है वो अनअकैडमी से कहती है इतना % का हिस्सेदारी हमको दो, उसके बदले हम तुम्हें पैसा देंगे। उस हिस्से को देते समय जो कंपनी के मालिक लोग हैं ये अपने में से हिस्सा निकाल करके उस कंपनी को देते हैं जो पैसा लगा रही है, और खुद लोग अपने परसेंटेज को कम करते हुए आ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए, क्लियर है? और जब आपके पास हिस्सेदारी कम रह जाती है तो जिन्होंने कंपनी बनाई होती है उन्हें भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा ही अश्नीर ग्रोवर के साथ हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए, क्लियर है? उम्मीद है सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इस कंपनी को चला रहा है। एक ऑडियो क्लिप की वजह से यह सारा काम हुआ है। इनके द्वारा जो बात निकल के आई वो यह है कि असल में इन्होंने कोटक महिंद्रा में कॉल करके यह कहा कि नायका नाम से एक कंपनी थी जिसके आपने सुने होंगे शेयर काफी हिट हुए थे। शेयर जब हिट हुए तो इन्होंने कहा कि मुझे 500 करोड़ रुपए का लोन दे दो, मैं नायका नाम की कंपनी में शेयर परचेज करना चाहता हूं। लेकिन इनको कोटक महिंद्रा बैंक ने पैसा नहीं दिया। इसी बात से ये भड़के हुए थे। इस आधार पर इन्होंने कोटक वालों को भला बुरा सुना दिया। परिणाम जो था वो आपके सामने है। मैंने सारी घटनाएं आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी कहानी समझ में आ गई होगी। असली मुद्दा समझ में यह आ गया होगा कि कंपनी का मालिक भी मालिक अब होता नहीं है, विशेष रूप से स्टार्टअप्स के अंदर। यह कोई मतलब वो दुकान नहीं है सेठ जी की दुकान जिसमें कि जो परंपरागत दर पीढ़ी चली आ रही हो। ठीक है ना? उम्मीद है कि यह आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। एक और प्रश्न जिसके अंदर एनालिसिस अनिवार्य है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इंडियन हेरिटेज कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति हाल ही के अंदर लचित बोरफुकन जयंती के अवसर पर आसाम गए हुए थे। आसाम में इन्होंने जाकर के 400वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई थी। मेरे प्यारे साथियों, जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके आसाम के, उनकी प्रेजेंस में 400वीं बर्थ एनिवर्सरी लचित बोरफुकन की मनाई गई थी। सवाल बनता है कि ये खास क्या है लचित बोरफुकन, कौन है लचित बोरफुकन?
अलाबोई और सराय घाट की लड़ाई क्या है, इसके बारे में आज के सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले यह जान लीजिए, लचित बोरफुकन के नाम से भारत के अंदर जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो कैडेट्स होते हैं, उनमें से जो बेस्ट कैडेट होता है उसको जो पुरस्कार दिया जाता है वो लचित बोरफुकन प्रेसिडेंट अवार्ड दिया जाता है। इसके नाम से लचित बोरफुकन आपको जानना चाहिए कौन थे लचित बोरफुकन। कहते हैं कि जो आज का आसाम है वो कभी अहोम डायनेस्टी का गढ़ हुआ करता था, एक ऐसी डायनेस्टी जो हमेशा से अविजित रही, एक ऐसी डायनेस्टी जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर युद्ध लड़ने के लिए जानी जाती थी। मुगलों के द्वारा अहोम को लड़ाई करने के लिए औरंगजेब के शासन में आसाम पर जब चढ़ाई की गई थी तो ये लचित बोरफुकन ही थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। इनकी याद में इस दिन को मनाया जाता है। कौन है लचित बोरफुकन जिनके चलते हुए आसाम के अंदर 3 दिन का उत्सव मनाया गया? ये सारी बातें हम आपके सामने आज के सेशन के अंदर चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। साथियों, आसाम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आसाम में 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में 600 वर्षों तक यहां पर मेरे प्यारे साथियों अहोम राजाओं का शासन रहा। कहते हैं कि 1615 से लेकर 1682 के बीच में मुगल साम्राज्य ने जहांगीर और औरंगजेब के अधीन अहोम साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए कई बार प्रयास किए। जनवरी 1662 में बंगाल के मुगल गवर्नर मीर जुमला की सेना अहोम सेना के साथ जुड़ गई और अहोम शासन के तहत क्षेत्र के हिस्से पर कब्जा कर लिया। चक्रध्वज सिंह के साथ शुरू होने वाले शासकों की एक श्रृंखला के तहत अहोमों ने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक जवाबी हमला किया। इसमें से अहोम डायनेस्टी को आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आपके सिक्किम तक का जो क्षेत्र था ये पूरी तरह से मेरे प्यारे साथियों अहोम किंगडम के पास हुआ करता था। 1628 से लेकर 1886 के बीच में आसाम के अंदर 598 साल तक जिस डायनेस्टी ने शासन किया उसका नाम साथियों अहोम डायनेस्टी हुआ करता था। साथियों, ये अहोम डायनेस्टी अपनी वीरता के लिए जाना जाती है। कहते हैं कि अलाबोई नामक युद्ध में जो कि 1669 में लड़ा गया था, औरंगजेब के द्वारा राजपूत राजा राम सिंह वन जो कि आमेर के राजा हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में यहां पर इस अहोम डायनेस्टी को हराने के लिए सेना भेजी गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद में सराय घाट नाम का एक युद्ध हुआ जिसमें अहोम डायनेस्टी के युवाओं के द्वारा नेवल वॉर दिखाया गया, यानी कि एक प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर युद्ध लड़ा गया और यहां पर मुगल आर्मी को हारना पड़ा और उसके बाद फिर कभी इस जगह पर युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार से अहोम किंगडम जो है वो अविजित रहा और इस प्रकार से यह राज चलता रहा। उन्हीं की याद में मेरे प्यारे साथियों इस दिवस को मनाया जाता है। लचित बोरफुकन, जिनको कि कमांडर ऑफ बोरफुकन कहा जाता है, अहोम किंगडम के अंदर जो प्रेजेंट डे आसाम है उसमें इन्हें मतलब लीडरशिप के लिए 1671 का जो युद्ध हुआ था सराय घाट का, उसके अंदर साथियों इनके द्वारा युद्ध जीतने के लिए इन्हें याद रखा जाता है। इन्हीं के आधार पर जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसके अंदर हर साल बोरफुकन विक्ट्री के ऊपर एक गोल्ड मेडल दिया जाता है जो बेस्ट कैडेट ग्रेजुएट होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो लचित दिवस मनाया जाता है साथियों हर साल 24 नवंबर को आसाम के अंदर। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साथियों, यह जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए कि एक भी विदेशी इन्वेडर इंक्लूडिंग मुगल्स जो आसाम के अंदर आए वो इनको हरा नहीं पाए। ये सारी जानकारियां आपको अहोम्स के बारे में पता होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको तथ्यात्मक रूप से एनालिसिस के रूप से पर्याप्त लगा होगा। सामान्यतया रियल न्यूज एंड एनालिसिस में हम 5 बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए लेते हैं। ये तमाम जानकारी हमारी क्लास को पूरी होने के बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इसके बाद के जो सवाल हैं वो आप लोगों को हमारे द्वारा 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में पढ़ाए जा रहे हैं जो कि आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं। साथियों, यहां पर पहला सवाल बन रहा है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे साथियों मनाया जाता है। सीवी रमन जी जो हैं उनकी याद में, क्योंकि उन्हें नोबेल पुरस्कार 1928 में इस दिन प्राप्त हुआ था, उनकी याद में साथियों इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है ना। नेशनल साइंस डे 1986 के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 28 फरवरी के दिन इसको मनाया गया। फर्स्ट नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथ में साथियों, हाल ही में किसे वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है? तो सादिया तारिक को साथियों हाल ही में गोल्ड मेडल इन मॉस्को टूर्नामेंट के अंदर मिला है। 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। सादिया ने गोल्ड मेडल वुशु चैंपियनशिप मॉस्को के अंदर हुआ है, वहां पर इन्होंने जीता है। इसके साथ
साथ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे सेबी की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो माधवी पुरु बुच जो है उनको नामित किया गया है। फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ सेबी नियुक्त किया गया है। फर्स्ट एवर वुमन हेड ऑफ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये सेंट स्टीवन से मैथमेटिक्स की डिग्री ली हुई है और 1989 में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से अपनी कार्यकारी शुरू की थी। सेबी जिसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक के नाम से बोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर इनको यह कार्य दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये उन्होंने किसका स्थान लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अजय त्यागी की जगह ये जो है अब अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी के अंदर सेबी ही है जो शेयर मार्केट के अंदर सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस पर नियंत्रण रखता है। दूसरा एलजी कप आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया? तो लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा साथियों ये दूसरा कप जीता गया है। सेकंड एलजी हाउस हॉकी चैंपियनशिप एलएसआरसी के द्वारा यह खिताब जीता गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले किताब प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बना है हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 1 मार्च को साथियों जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अंतर्गत रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, इसके नाम से साथियों इसको मनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए यूएन एड्स हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। विनी ब्यांगमिया जो है वो इसके एग्जीक्यूटिव हैं। फाउंडर इसके पीटर पायट हैं। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में मनाया जाएगा। ये तमाम जानकारियां आपको क्लास पूरी होने के बाद में हमारे टेलीग्राम पर अंकित अवस्थी सर पर आपको दे दी जाएंगी, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जन औषधि दिवस जो है वो मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के माध्यम जो कि 2008 में शुरू की गई थी, जो कि 11वीं प्लान पंचवर्षीय योजना के तहत प्लान की गई थी 2008 में। भारत में 2017 तक 3000 जन औषधि स्टोर हुआ करते थे। भारत के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उपलब्ध हैं। 1000 प्रकार की दवाइयां यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ में साथियों हाल ही में कौन सी खिलाड़ी पैरा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो पूजा जात्यान जो है वो वर्ल्ड चैंपियन जिन्होंने फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता है। तो मतलब 2 सिल्वर मेडल फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप जान सकते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जानकारी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ है? तो बीना मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय रेलवे का पहला सोलर प्लांट जो है वो उपलब्ध हुआ है। इस प्लांट से बनने वाली बिजली भारतीय रेलवे को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 8 MU बिजली उत्पादित की जाएगी। ये उम्मीद आपको रखनी चाहिए। इसके साथ में आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी संस्था गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी के अंदर पहली बहुपक्षीय एजेंसी होगी जो अपना कार्यालय खोल रही है? तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक पहली होगी जिसने कि गिफ्ट सिटी में अपना मुख्यालय खोलने का निर्णय लिया है। गिफ्ट सिटी के अंदर ये अपने द्वारा अपना ऑफिस खोलने के लिए जा रही है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों शंघाई में इसका मुख्यालय है। ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। अन्य जानकारियों में 2 मार्च सिविल अकाउंट डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ अतिरिक्त 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आप यह सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 एंड गेट माय PDF हेयर। अंकित अवस्थी सर के नाम से आपको मिल सकती है। ये हमने आपको जानकारी दे दी। यदि आप हमारे साथ आइकॉनिक प्लान परचेज करते हैं तो उसमें 25% का डिस्काउंट चल रहा है। 10% एडुकेटर कोड के साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 76,000 रुपए में दिया जा रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनल मेंटरशिप, कोच फैसिलिटी सारी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपकी फीस के लिए इजी EMI ऑप्शंस उपलब्ध हैं, यानी लोन के माध्यम से आप UPSC का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विदाउट प्रोसेसिंग फीस आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपनी सलाह और अपना सकारात्मक सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके द्वारा बनाया गया हौसला हमें इस कार्य को करने के लिए निरंतर उत्साहित करेगा। इसी के साथ आज के सेशन से आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।